तो अब आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। 201 जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल बुनियाद से करवानी हैं, जबकि 202 जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी करी हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डॉकर कंपोज, आई थिंक आप में भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने डॉकर कंपोज वगैरह किया है नहीं किया? आप लोग की तो बल्कि पाइथन जो स्टार्ट हुई थी डॉकर से नहीं हुई थी। अच्छा, आपसे पहले वाले जो हैं 202 वाले, उन लोग को हमने स्टार्टिंग उस वक्त डॉकर से किया था, लेकिन पता चला कि डॉकर, डेफ कंटेनर, ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल बच्चों को लगती थी, इंस्टॉलेशन में ही बहुत टाइम लगता है। फिर देखा कि हमें Q1 या 101 के अंदर सिर्फ पाइथन ही रखना चाहिए कि जस्ट पाइथन डिलीवर हो जाए, तो फिर पाइथन के आप कंडक्ट की जा रही हैं। चेंजेस होती रहती हैं कि हम स्ट्रेटजी न्यू अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अगर सक्सेसफुल होते हैं तो उसे आगे कंटिन्यू रखते हैं, अदरवाइज़ हमें आइट्रेशन चेंज करना चाहिए। ठीक है, और ये ज़िंदगी के अंदर तमाम चीज़ों में इम्प्लीमेंट होता है कि आप जिस तरीके से भी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस तरीके से नहीं होती तो उसमें कोई ना कोई चेंजेस लाएं। अच्छा, तो हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है? ऑनलाइन क्लास कितने लोगों ने ली थी? तो मुझे बताएं, हमारी वेडनेसडे वाली क्लास में हमने क्या कवर किया था? कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रिंग, बस ये दो चीज़ें, टाइम ही ख़त्म हो गया था। आज ज़्यादा हम कवर करने की कोशिश करें, ठीक है? तो वो भी हमें करनी है। दूसरा, थर्सडे वाली जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी उसके अंदर क्यूबरनेटिस का पूरा हमने वर्क फ्लो देखा कि किस तरह क्यूबरनेटिस आपके काम करता है। तो क्यूबरनेटिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि पहले आप एक सिंगल कंप्यूटर को इस्तेमाल करते थे तमाम चीज़ें मैनेज करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब है आप 1000 ऑफ कंप्यूटर्स को एक साथ क्लस्टर बना के, ग्रुप बना के, क्लस्टर का मतलब है ग्रुप, तो आप एक क्लस्टर बना के डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क करवा सकते हैं। बज़ाहिर facebook.com हमें फ्रंट पे एक कंप्यूटर, एक डोमेन नज़र आता है, लेकिन बैकएंड के ऊपर अगर हम देखें तो वो मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, रैक्स होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में लगे हुए होते हैं। क्या हम तो हमें चीज़ भी देखनी है कि क्यूबरनेटिस किस तरह काम करता है, पोर्ट क्या होती है, नोड क्या होती हैं, फिर हमारे कंटेनर कैसे चल रहे होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी हमें देखनी है। अच्छा, कोशिश करनी है कि फास्ट API क्योंकि आप लोगों ने नहीं करी, तो जो चीज़ें आप लोग की कवर नहीं हुई वो भी हम कवर करते हुए चलें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे लेट्स आज के सेशन में कितनी चीज़ें हम कवर कर पाएंगे। ओके, तो हम आते हैं लर्न एजेंटिक AI के ऊपर, और यहाँ पे है 01 AI फर्स्ट, AI एजेंट फर्स्ट, और इसके अंदर हम टॉपिक जो है सबसे पहले स्ट्रीमिंग से ही अपनी चीज़ों को रिज्यूम करते हैं, या ओवरऑल रिकैप अगर हम करें कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं। तो अगर हम अपनी मैन डायरेक्टरी में आते हैं 01 के अंदर, सबसे पहले आप लोगों ने सॉन्ग पैटर्न जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट ने मुतारिफ करवाया था, तो सॉन्ग पैटर्न के अंदर इसने कुछ डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बात की थी और ये इसके ऊपर काम कर रहा था। तो इसमें क्या होता था, इसके अंदर कुछ डिज़ाइन पैटर्न जो हैं वो मुतारिफ करवाए थे। तो डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, क्योंकि OpenAI इसके ऊपर काम कर रहा था, एंट्रोपिक ने हमें कुछ डिज़ाइन पैटर्न मुतारिफ करवाए और ये हम 10 दफ़ा डिस्कस भी कर चुके। करें नहीं करें? डिज़ाइन पैटर्न को डिस्कस किया। अच्छा, हमने एंट्रोपिक के जो डिज़ाइन पैटर्न हैं 5, जिसके अंदर प्रॉम्प्ट, चैनिंग, राउटिंग, ये सारी चीज़ें कवर की थी ना। तो ये 5 आपको ना कम से कम डिज़ाइन पैटर्न का पता होना चाहिए। प्रॉम्प्ट चैनिंग का मतलब है
कि आप चैन की सूरत में प्रॉम्प्टिंग करें। चैन की सूरत में क्या है? चैन क्या होती है? एक के बाद एक लड़ी कनेक्ट होती है, ठीक है। तो पहली कड़ी दूसरी के साथ, दूसरी कड़ी तीसरी के साथ और तीसरी कड़ी चौथी कड़ी के साथ, तो वो आपकी क्या होती है? चैन होती है। इसी तरह जब हम प्रॉम्प्टिंग करते हैं तो प्रॉम्प्टिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं? प्रॉम्प्ट चैनिंग। आप कोई भी यूजर से इनपुट लेते हैं, उस इनपुट को आप कहते हैं कि उसकी आउटलाइन बनाएं। आउटलाइन बनाने के बाद हर टॉपिक के सब टॉपिक बनाएं। फिर उसके बाद क्या करें? तीसरे के अंदर आप कह रहे हैं कि हर सब टॉपिक के अगेंस्ट आप क्या करें? उसके डिस्क्रिप्शन लिखें। फिर उसके बाद चौथी चीज़ आप कहते हैं कि जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है आप उसको 3 लैंग्वेजेस में लिखो, उर्दू, चाइनीज़, फारसी। फिर उसके बाद कोई और काम। तो चैन की सूरत में जो आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं कि पहला काम ये होगा, जो आंसर आएगा उस पर ही काम होगा, तीसरे का जो आंसर आएगा वो चौथे का इनपुट होगा, चौथे का आउटपुट जो होगा वो पाँचवें का इनपुट होगा, और ये चैन जहाँ तक आप चलाना चाहें। तो प्रॉम्प्ट चैनिंग थी हमारे पास। राउटिंग क्या है? राउटिंग क्या होता है? क्रिएट एजेंट याद है क्या होता था? क्रिएट एजेंट के बारे में डिस्कस किया था ना, मैं लास्ट में बनाई भी है आप लोगों ने, क्लास में बैठ के बनाए। टास्क को डेलीकेट कर। अच्छा, ऑर्केस्ट्रेटेड और दूसरा क्या है हमारे पास? क्रिएट एजेंट। इन दोनों में क्या फर्क था? क्रिएट एजेंट क्या करता है? जो भी उसके सब एजेंट हैं उनके हवाले टास्क करता है। कंसीडर करें कि मैं इस क्लास में अगर बैठा हूँ, मैं क्रिएट का काम करूँ, तो सामने से कोई भी क्लाइंट हमारे पास काम लाता है, तो मैं यहाँ पे एज अ क्रिएट एजेंट बैठूँगा, तो मैं क्या करूँगा? वो बोलेगा मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करवाना है, मुझे .NET का काम करवाना है, मुझे PHP पे करवाना है, मुझे एजेंटिक AI पे करवाना है। मैं उसकी उस टास्क को अंडरस्टैंड करके, मुझे कहा कि IoT का काम करवाना है, तो हमने क्या किया? वो काम डेलीकेट कर दिया शहजाद भाई को कि शहजाद भाई IoT में बहुत अच्छा काम करते। तो ट्रेड्स का मतलब क्या है? टास्क मैंने उसकी सुनी और मेरे पास आप सब की डिटेल मौजूद है, प्रोफाइल मौजूद है कि कौन किस चीज़ का एक्सपर्ट है। उसकी टास्क सुनने के बाद जो उस चीज़ का एक्सपर्ट है उसके हवाले वो काम कर दिया जाए। जब काम आपने हवाले कर दिया, अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, काम ट्रांसफ़र करना आपकी जिम्मेदारी थी। उसके बाद उस काम को डिलीवर करना, कंप्लीट करना, जिसके हवाले किया गया वो जिम्मेदारी। तो ट्रेड एजेंट क्या करता है दोस्तों? टास्क को डेलीकेट करता है, मीन दूसरे एजेंट के हवाले करता है, और उसके बाद ट्रेड एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा हमारे पास होता है ऑर्केस्ट्रेटर। ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब क्या है? ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब है कंट्रोल करना। ऑर्केस्ट्रा में होता है ना, स्ट्रीट लेके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने लोग बैठे होते हैं वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, ऑर्केस्ट्रेट कर रहा होता है, और सब उसके साथ सिंक्रोनाइज है। अच्छा, तो ऑर्केस्ट्रेशन या ऑर्केस्ट्रेटर जो है, अब हमारे पास कोई काम लाता है, मैं पहले क्रिएट का काम कर रहा था, अब मैं काम करता हूँ ऑर्केस्ट्रेटर का। तो मुझे पता चला कि यार ये काम करवाना है, IoT का काम जो है शहजाद भाई अच्छा करते हैं, फ्रंट एंड का काम ABC जो शख्स है वो अच्छा करता है, इसी तरह एजेंटिक AI का काम जो है वो पर्टिकुलर बंदा है वो बहुत अच्छा करता है। तो एज अ ऑर्केस्ट्रेटर जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उससे वो मैं काम करवाऊँगा, काम सही नहीं हुआ तो उसको फीडबैक देके इम्प्रूव करवाऊँगा। फिर तीनों चारों या जितने भी आपके पास लाइक आपके सब एजेंट थे उनसे वो टास्क करवा के वापसी को दूँ, और आंसर करने की या उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम कंप्लीट करवा के वापसी क्लाइंट को देने की जिम्मेदारी भी किसकी है? ऑर्केस्ट्रेटर। तो ऑर्केस्ट्रेटर का मतलब है वो एज अ सुपरवाइजर काम कर रहा है, और सुपरवाइजर का मतलब है कि वो कंप्लीट इनपुट उसको प्रोसेस करवाना, मुख्तलिफ एजेंट से वापसी कलेक्ट करना और फाइनल आंसर देना किसकी जिम्मेदारी है? ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। अच्छा, पैरेलल क्या है? पैरेललाइजेशन।
ठीक है। तो पैरेलल क्या होता है, एक साथ 2 या 3 एजेंट को सेम टास्क दीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं एक टास्क देता हूँ ओपनएआई के एजेंट को भी, बैकएंड पे एलएलएम लगा हुआ, एजेंट नंबर 1 जो कि ओपनएआई से काम करता है, एजेंट नंबर 2 जो है ओपनएआई का सबसे एडवांस जो वेरिएंट है O3 उसके ऊपर काम करता है, एजेंट 3 जो है वो गूगल जेमिनी पे काम कर रहा है, एजेंट 4 जो है वो ग्रॉक के ऊपर काम कर रहा है। मैंने सेम इनपुट दिया कि मुझे एक वेबसाइट बना के दो फेसबुक की तरह, सिंपल सी टास्क। जितने भी एजेंट्स हैं उन तमाम एजेंट्स के पास सेम टास्क है, पैरेलल प्रोसेसिंग है, और उसके बाद वो सारे के सारे आंसर दें, और फिर मैं कंपैरिजन कर लूँ किसका आंसर सबसे अच्छा है, वोटिंग की बेस पे बेतहाशा चीज़ों को हो सकता है। तो क्या हुआ दोस्तों, हमें पता चला कि पैरेलल प्रोसेसिंग का भी इन्होंने एक डिज़ाइन पैटर्न बनाया। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिज़ाइन पैटर्न। वैल्यूएटर होता है आपके पास, तो वैल्यूएटर जो है वो वैल्यूएट करता है, इसके डायग्राम्स वगैरह भी हमने डिटेल से देखे थे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ऑर्केस्ट्रेटर होता है, टास्क देके वापस रिस्पॉन्स करता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास वैल्यूएटर भी, यानी वैल्यूएशन बाद में वो करता है एक एजेंट, अब वो डिसाइड करता है कि इसका काम सबसे अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा वेब डिज़ाइनिंग करवाने 2 लोगों से काम करवा के देखा है, कंपैरिजन करने के बाद दोनों के काम को कंबाइन कर देना, वैल्यूएट कर देना, क्योंकि वैल्यूएटर का काम होता है। अच्छा, इसको भी ये सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है ओपनएआई से हमें करनी है। फिर हमारे पास क्या था, यूवी आप लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा, जो कि पाइथन का पैकेज मैनेजर है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है। तो पाइथन से रिलेवेंट जितने काम होते हैं, चाहे वो पैकेज बनाना या फिर कोई भी वेबसाइट बनाना, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना, तो उसकी आपकी फाइल की हायरार्की, उसका वर्चुअल इन्वायरमेंट, उसकी डाउनलोडिंग, उन तमाम चीज़ों में इस वक्त दुनिया का बेस्ट जो हमारे पास पाइथन के दुनिया में पैकेज मैनेजर है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो क्या है, यूवी, यूनिफाइड पाइथन, ठीक है, यूवी का मतलब है। तो हमने डिटेल से देख लिया था। ओपन राउटर इस्तेमाल किया था, क्या फ़ायदा है ओपन राउटर से, एक सिंगल आपके यूआरएल और एपीआई की से हम कोई भी एलएलएम के साथ बैकएंड पे कनेक्ट हो सकते हैं, चैट कंप्लीशन की जो आपको बेस्ट यूआरएल देता है उसके साथ। लाइट एलएलएम का क्या फ़ायदा था, लाइट एलएलएम किया था ना, क्या फ़ायदा है, लाइट एलएलएम का ये फ़ायदा है कि ओपनएआई के ही साइन टैग्स पे स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के ऊपर दुनिया के तमाम एलएलएम के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, 100+ ऐसे हैं। तो मॉस जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे से शामिल हैं। तो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देना पड़ती हैं, मॉडल का नाम और एपीआई कीज। तो इन्वायरमेंट सेट कर दो, उसके बाद वो काम हो जाता है। तो हमारे पास ओपनएआई यानी लाइट एलएलएम के साथ भी इंटीग्रेशन इन्होंने दे दी। फिर हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा था कि ओपनएआई एजेंट एसटीके जो बना, उसने एजेंट के वर्क फ्लो को या उसका काम करने का जो तरीका है, उसके डिज़ाइन पैटर्न को बहुत ही सिंपल कर दिया। असल में हमें ये चीज़ पता है कि एजेंट खुद से तो कुछ नहीं है, एजेंट क्या करता है, आपसे रिक्वेस्ट लेके एलएलएम को भेजता है और एलएलएम डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। तो इसका मतलब है सारी जो पावर है वो किसकी, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जनरेटिव एआई। अब सवाल ये है कि एलएलएम को मैक्सिमम हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, या दूसरा सवाल इसी को हम अगर मैनिपुलेट करें, हम एलएलएम से क्या क्या काम करवा सकते हैं, हमारे पास क्या यानी लाइक मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम एलएलएम से करवा सकते हैं। तो फिर वो हमने देखा कि एलएलएम की अगर बात की जाए तो एलएलएम को हम भेजते हैं रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या भेजा जा सकता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, दूसरा यूज़र प्रॉम्प्ट, तीसरा टूल स्कीमा, और चौथा टूल मैसेज। और एलएलएम हमें रिटर्न क्या करता है, खाली हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करता है जिसके मैसेज की टाइप क्या होती है, हमने देखा डिबगिंग मोड के अंदर मैसेज की टाइप क्या होती है उसकी
क्या होती है? जैसे कि हमारे पास रोल में लिखा होता था सिस्टम रोल, फिर हमने देखा था हिस्ट्री में लिखा हुआ था रोल, दूसरा लिखा हुआ था आपके पास यूज़र रोल। इसी तरह जो टूल का आंसर होता था उसका लिखा हुआ होता था टूल रोल, रोल कॉलन इज इक्वल टू रोल, क्या नाम है आपका, मैसेज या टूल कॉल। तो इसी तरह एआई जो हमें रिस्पॉन्स करता है मैसेज, उसके अंदर रोल कॉलन की वैल्यू क्या होती है? असिस्टेंट। ठीक है, पता होना चाहिए ना ताकि आपको याद हो। तो देखा जाए टोटल 5 चीज़ें, 4 चीज़ें हम देते हैं, 5वीं चीज़ वो रिटर्न करते हैं। 4 चीज़ें हम क्या क्या दे सकते हैं? सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट, मैसेज आपके पास है, और इसी तरह क्या है? टूल स्कीमा। और 5वीं चीज़ जो वो रिटर्न करता है, या वो एक ही चीज़ जो रिटर्न करता है, वो क्या है आपके पास? असिस्टेंट मैसेज। ठीक है, एआई मैसेज भी कहते हैं, असिस्टेंट मैसेज भी कहते हैं। तो आपको जो रिटर्न करता है आंसर, वो एआई मैसेज या असिस्टेंट मैसेज। हिस्ट्री में अगर ओपन एआई के हम देखें तो वो क्या होता है? असिस्टेंट मैसेज। हमने देखा है ना मुख्तलिफ रिस्पॉन्स में, अभी करके भी दोबारा देख लेंगे। अच्छा, ये कहानी आपको चीज़ें याद होंगी और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो हमें पता चला क्या है, 5 चीज़ें टोटल हैं एलएलएम के साथ: सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट, टूल स्कीमा, आपके पास टूल मैसेज, और एलएलएम जो हमें रिटर्न करता है वो क्या है? असिस्टेंट मैसेज। तो ये 5 चीज़ों के अलावा एलएलएम के पास कोई चीज़ें इस वक्त तक, आगे चेंज हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन अभी तो हम ये 5 चीज़ों के साथ खेलें। अब जितने भी एजेंटिक फ्रेमवर्क बने हैं, चाहे वो यूआई बेस्ड हो, ड्रैग एंड ड्रॉप वाले, मुख्तलिफ देखें ना आप, स्टार्टअप आ रहे बोले हम ड्रैग एंड ड्रॉप जो है आपको क्या बना के दे रहे हैं, जैसे कि लैंड फ्लो भी आपके पास मौजूद है, तो लैंड फ्लो से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप जो है एजेंट्स बना सकते हैं। इसी तरह लैंड चेन हमारे पास मौजूद है, लैंड ग्राफ हमारे पास मौजूद है, क्यूए हमारे पास मौजूद है, ऑटोजेन हमारे पास मौजूद है, एन मौजूद है हमारे पास, और बेतहाशा फ्रेमवर्क्स हैं जो कि एजेंट बनाने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन हमने ओपनएआई एजेंट क्यों सेलेक्ट किया? देखिए, जितने भी आपके पास, इसकी सिंप्लिसिटी बहुत ही आसान। इसने उन तमाम चीज़ों को जो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से, बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर मुख्तलिफ फ्रेमवर्क में बना के आपको दी थी, और प्लस वो अपने पास आपको वेंडर लॉक करने की कोशिश करता है। चाहे वो क्यूआई भी कह रहा है कि डिप्लॉयमेंट कहाँ करो, मेरे क्लाउड पर। लैंड ग्राफ की अगर हम बात करें तो लैंड ग्राफ भी अपना क्या दे रहा था, लैंड सर्वर, वहाँ पर डिप्लॉय। आप लोगों ने पढ़ा नहीं लेकिन सुना तो है ना। ऑटोजेन वो कहे उसको, यानी एफिशिएंट जो बनाया गया है वो एज़्योर वगैरह के लिए बनाया गया है। इसी तरह एडीके आया गूगल का, तो एडीके भी क्या बोल रहा है, एजेंटिक डेवलपमेंट किट, वो भी क्या कह रहा है कि ओपन सोर्स है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है फाइनल, उसकी डिप्लॉयमेंट जो है वो कहाँ पे एफिशिएंट है, गूगल क्लाउड के ऊपर। तो वो कहीं ना कहीं वेंडर लॉक हमें कर रहा है। ठीक है, एडीके हमारे करीब तरीन है, लेकिन उसकी सिर्फ एक खामी है कि वो हमें क्या कर रहा है, वेंडर लॉक। तो हमारे पास ओपनएआई एजेंट जो एसडीके है, ये हमें कहीं पे भी वेंडर लॉक नहीं कर रहा। तो इस वजह से हमने इसको सिलेक्ट किया, और ये बहुत ही सिंपल है। इसकी सिंप्लिसिटी इतनी आसान कर दिया इन्होंने एजेंटिक वर्क फ्लो को, काम करने के तरीके को, कि आप उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और प्योर पाइथन के अंदर, कोई एडवांस नहीं। लैंड चेन, ऑटोजेन, ये जितने भी फ्रेमवर्क बने, उन्होंने नए नए फंक्शंस बनाए। उन्होंने क्या किया, उसको मुख्तलिफ क्लासेस बनाया, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा की, उसको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तरीन किया। इन्होंने प्योर पाइथनिक वे के अंदर कि भाई एजेंट तो एजेंट की क्लास सिंपल, और क्या है उसको चलाना है, क्योंकि आप सिर्फ एक एजेंट नहीं चला रहे हैं। अगर सिर्फ एक एजेंट होता तो मे भी वो एजेंट के अंदर मेथड दे देते रन सिंक या फिर रन स्ट्रिंग, क्योंकि हम मल्टीपल एजेंट चलाते हैं और टास्क बार बार डेलीकेट होती जाती है, कभी एजेंट 1 को, कभी एजेंट 2 को, कभी एजेंट 3 को, तो ये डिसाइड ही नहीं होता करेगा कौन काम। तो ऑर्केस्ट्रेटर की बात करें या फिर ट्रेज एजेंट की बात करें तो उसमें तो होता ही, तो फिर हमारे पास कोई ना कोई एडवांस तरीका होना चाहिए। तो इन्होंने अलग से एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम क्या है, क्या नाम है दोस्तों उस क्लास का, जिसके ज़रिए हम एजेंट लूप चलाते हैं।
रनर। तो दो बुनियादी चीज़ें इन्होंने दे दी, एजेंट और रनर क्लास। और आप इन दो क्लासों से कोई भी एजेंट सिंपल सा बना सकते हैं, इवन कॉम्प्लेक्स सा भी बना सकते हैं, सिंगल एजेंट या मल्टी एजेंट भी। तो सिर्फ दो चीज़ों का काम है और आपका पूरा का पूरा एजेंट लूप जो है वो बनता है। और फिर जितने भी काम आप करवाते थे, चाहे वो स्ट्रीमिंग के हों या फिर आपके पास एसिंक्रोनस फंक्शन से आपको रिस्पॉन्स लेना हो, या फिर आपको क्या करना हो सिंक वे में आपको रिस्पॉन्स लेना हो, तो हर चीज़ को इन्होंने बहुत आसान कर दिया। डिज़ाइन पैटर्न जो है वो बहुत आसान होगा, क्योंकि एक एजेंट का इनपुट या आउटपुट वो डिसीजन मेकिंग है, तो वो आउटपुट देख के भी डिसाइड हो सकता है। स्ट्रक्चर आउटपुट भी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास एजेंट लूप था। एजेंट लूप को अगर मैं सिंपल से रिपीट करूं कि एजेंट लूप क्या काम करता है दोस्तों, एजेंट लूप में दो बुनियादी चीज़ें जाती हैं। रनर डॉट रन, सिंक का फंक्शन जब हम लगाते हैं या रन का फंक्शन लगाते हैं, रनर डॉट रन, उसमें पहली चीज़ क्या जाती है, कौन सा एजेंट, कीवर्ड में अगर बात करूं तो स्टार्टिंग एजेंट पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या जाती है, यूज़र इनपुट। और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आप पास कर सकते हैं, लेकिन दो बुनियादी चीज़ें आपके रनर में जाती हैं। स्टार्टिंग एजेंट का नाम जिसको आप टास्क स्टार्ट करवाएं, और उसके बाद हमारी जो टास्क है जो हम उसको गोल देना चाह रहे हैं, क्योंकि इस गोल के ऊपर एक एजेंट काम नहीं करेगा, वरना तो सीधा सीधा एजेंट वन डॉट इनपुट का फंक्शन बना देते। इन्होंने रनर के अंदर इनपुट क्यों बनाया, उसकी वजह कि एक सिंगल इनपुट के ऊपर सारे के सारे एजेंट्स काम करते है ना। ये आपका कॉन्टेक्स्ट, आपका सवाल भी जो है वो कॉन्टेक्स्ट, और एजेंट लूप में हर एजेंट को पता होता है उसे करना क्या। एजेंट लूप चलता है, एजेंट लूप में स्टार्टिंग एजेंट के पास इनपुट जाता है, सबसे पहले सिस्टम प्रॉम्प्ट जाता है और दूसरा यूज़र प्रॉम्प्ट जो होता है, ये दो चीज़ें जाती हैं। स्कीमा टूल आपने नहीं दिया तो वो एंटी जा रहा होता है, टूल मैसेज है ही नहीं, क्योंकि जब टूल ही नहीं है तो मैसेज भी कहाँ से होगा। तो दो चीज़ें तो मस्ट जाती हैं, या मिनिमम एक चीज़ तो जाती है यूज़र प्रॉम्प्ट, यानी आप कुछ भी ना दो एलएलएम को, आप यूज़र प्रॉम्प्ट दो वो आंसर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम कम से कम दो चीज़ें देते हैं एजेंट के अंदर, एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, और दूसरा क्या होता है यूज़र प्रॉम्प्ट, जो कि इंसान अपनी उसको कोई भी टास्क देता है। दो चीज़ें देना मस्ट है एजेंट के अंदर। एलएलएम के अंदर एक चीज़ देना फ़र्ज है, कम से कम रिक्वायर्ड है, वो है यूज़र इनपुट, जब भी वो आपको आंसर करे तो जनरल पर्पस आंसर कर देता है। लेकिन जब एजेंटिक एआई की बात आती है, एजेंटिक एआई में सिस्टम मैसेज देना ज़रूरी है। कोई बता सकता है क्यों ज़रूरी है? मैं अगर ये बार बार इस वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ कि सिस्टम प्रॉम्प्ट देना मस्ट है एजेंटिक एआई किसी भी फ्रेमवर्क में। उसका पर्सोना डिसाइड होता है, एजेंट का पर्सोना होता है कि तुम टीचर हो, तुम असिस्टेंट हो, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो। तो अगर आप पर्सोना नहीं बताएंगे तो एजेंट किस तरह, यानी किस चीज़ के ऊपर काम करेगा, वो जनरल पर्पस क्या है, कुछ नहीं, तो उसका पर्सोना बताना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है ये चीज़ दोस्तों? तो एजेंटिक एआई में आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट देना मस्ट है, देना चाहिए। और सेकंड चीज़ यूज़र इनपुट हो, तो जब भी तो एजेंट उसके ऊपर टास्क स्टार्ट करेगा। तो हमारे पास एजेंट जो है स्टार्टिंग एजेंट होता है और यूज़र इनपुट। स्टार्टिंग एजेंट लूप जब चलता है, पहला काम क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग एजेंट क्या करेगा, आपने जो उसको टास्क दी है उस टास्क के ऊपर क्या करेगा, उस टास्क को कहाँ भेजेगा, एलएलएम के पास। एलएलएम क्या करता है, एलएलएम क्या करता है, अच्छा हम यहाँ पे देखिए हमारे पास एजेंट की कोई अच्छी सी तस्वीर है, क्या करेक्टर नहीं है यहाँ पर, ओके चलिए नहीं है कोई मसला। हमारे पास दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, एजेंट।
एजेंट के पास बहुत सारी चीज़ें वैसे होती हैं, हमारे पास क्या क्या है एजेंट के पास दोस्तों? एजेंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सेट करते हैं? स्क्रीन, ये ब्राइटनेस स्क्रीन की नहीं है, प्रोजेक्टर की वो बढ़ेगी। तो ज़रख़ाम अगर मौजूद हैं, अगर इसकी हाईलाइट कर सकते हैं, कंट्रास्ट, ओके, ब्राइटनेस वगैरह। चलिए काम चलाएंगे, ठीक है, मैं जूम कर दिया। अच्छा, एजेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों? एजेंट के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं और यूजर प्रॉम्प्ट तो एजेंट के पास नहीं होता ना। एजेंट, अच्छा एजेंट होता है, एजेंट के बाद हमारे पास सेकंड चीज़ होता है, कौन सी क्लास है? रनर, ठीक है, ओके। रनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्या चलाने के? लूप चलाने, ऐसा ही। अच्छा, अब ये जो लूप चलाएगा, मैं इसको लूप चला देता हूँ। ये लूप चलता है, ठीक है। रनर, यहाँ पे हम दो चीज़ें देते हैं ना इनको। सबसे पहले एजेंट का नाम, एजेंट का नाम क्या है? स्टार्टिंग एजेंट, ठीक है, यानी एजेंट आ गया आपके पास। और दूसरी चीज़ क्या जाती है दोस्तों? यूजर इनपुट। तो सिंपल में क्या करते हैं? इनपुट, क्योंकि उन्होंने इनपुट ही नाम रखा है ना, ये दो चीज़ हमने कर दी, ये दो चीज़ इसके पास आती है। अच्छा, अब ये लूप चलता है, लूप यानी क्या होगा? चलना स्टार्ट होगा। अब वो लूप तीन चार तरीकों से चलता है, वो तीनों चारों तरीके आपको पता है। इस लूप में पहला काम क्या होना चाहिए? तो पहला काम जो होता है, ये लूप जो है बात करता है किसके साथ? एलएलएम के साथ, ठीक है। ये एलएलएम दुनिया में जो भी बेस्ट एलएलएम हो सकता है। अच्छा, अब होगा ये जो एजेंट है ना, रनर जो है, रनर जो है वो भेजता है स्टार्टिंग एजेंट। तो असल में कौन भेजा ये टास्क? स्टार्टिंग एजेंट इसको भेज रहा है ना। तो स्टार्टिंग एजेंट दो चीज़ें भेजता है। पहली चीज़ आपके पास है स्टार्टिंग एजेंट, ये इसको रिक्वेस्ट भेजता है। इस रिक्वेस्ट के अंदर वो क्या करता है? ये एजेंट लूप से जा रहा है, कैसे बनाया इसको यार? स्टार्टिंग एजेंट जो है, अच्छा वो स्टार्टिंग एजेंट यहाँ पे कनेक्ट है ना, तो ये लूप भी भेजता है ना। जो भी करंट एजेंट होगा उससे ये चीज़ें कुछ भेजेगा। और वो क्या क्या चीज़ें भेजेगा? चार चीज़ें भेजता है ना, क्या क्या? सिस्टम, प्रॉम्प्ट को शॉर्ट में हमने कर दिया, यूजर और टूल स्कीमा, और चौथी चीज़ टूल मैसेज, ठीक है। मैसेजेस भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें क्या करता है? ये एलएलएम को भेजता है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज़ भेज सकता है। इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं वाइट कर दूँ, कहाँ से आएगा बैकग्राउंड फ्लैग? आ रहा है बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, साइज कलर, टैक्स, क्योंकि वो बॉक्स है नहीं, मतलब बॉक्स है। चलिए ठीक है, ये चार चीज़ें भेजता है। अब एलएलएम हमें क्या करता है दोस्तों? एलएलएम हमें क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, फाइनल रिस्पॉन्स दे रहा है ना। अच्छा, अब ये रिस्पॉन्स हमारे पास आता है। एजेंट लूप कब रुकता है? एजेंट लूप कब रुकता है?
जब आपके पास एंड कब होगा, ये एंड जब होगा जबकि रिस्पॉन्स किसके बराबर हो, फाइनल आउटपुट। ओके, यहाँ पे होगा एंड होने की वजह सिर्फ एक होगी, जब क्या होगा रिस्पॉन्स के अंदर, रिस्पॉन्स में क्या होगा, अच्छा अदरवाइज ये हमें रिस्पॉन्स के अंदर 3 से 4 चीज़ें बता सकता है। और क्या क्या हो सकता है रिस्पॉन्स में, जो लूप आपका चलता रहेगा। तो अगर आपका लूप कंटिन्यू चल रहा है ना, तो रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्या हो सकता था। रिस्पॉन्स के अंदर मैं इसको कर देता हूँ कि अगर लूप कंटिन्यू रहेगा, लूप में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले क्या हो सकता है, ये आपको कह सकता है कि क्या करो, टूल कॉल करो। दूसरा क्या बोलता है, इसके अलावा क्या बोलता है, टूल कॉल करने के बोलता है ना। इवन आपका हैंड ऑफ भी क्या है, हैंड्स ऑफ भी क्या है, टूल कॉल। तो ये 2 ही काम बोलता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बोलता। ये सीधा सा बहुत सिंपल सा हमारे पास क्या है, एजेंट। तो अगर हैंड्स ऑफ होता है या टूल ऑफ होता है तो वो उसके मुताबिक हमें पता है कि हैंड्स ऑफ के अंदर स्टार्टिंग एजेंट या करंट एजेंट जो है वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है दूसरे वाले एजेंट से, तीसरे वाले एजेंट से, और वही फिर वो रिक्वेस्ट एलएलएम को भेजता है। तो आपके लूप में जो करंट एजेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एलएलएम के साथ कम्युनिकेट करने, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजने। और जितने भी रनिंग में जो करंट एजेंट स्टार्टिंग एजेंट से होता है, लेकिन जो करंट एजेंट है वो आपको हमेशा इस लूप से 4 चीज़ें भेजता है। ये 4 में से मिनिमम कितनी चीज़ें भेजता है, 2 चीज़ें। और वो 2 चीज़ें क्या क्या होती हैं, कम से कम इन 4 में से 2 चीज़ें कम से कम क्या होना चाहिए, सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूजर प्रॉम्प्ट। टूल स्कीमा और टूल मैसेज ऑप्शनल है जब वो कॉल करने का कहेगा, ठीक है। तो अगर आपने स्कीमा बनाया हुआ तो जाए। ये आपके पास क्या है, एजेंट लूप। तो एजेंट लूप में हमने जैसे ही रिक्वेस्ट भेजी, उसने कहा कि टूल कॉल कर, तो आप उस टूल को कॉल करते हैं, उसका जो आंसर होता है वो आंसर आप टूल मैसेज पे लगा के दोबारा एलएलएम को रिक्वेस्ट भेजते हैं, और फिर एलएलएम उसके ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं। फिर उसमें वो डिसाइड करता है हैंड्स ऑफ करना है। तो अगर हैंड्स ऑफ करना होता है तो क्या होता है दोस्तों, हैंड्स ऑफ करना होता है तो क्या होता है, हैंड्स ऑफ में क्या होता है, अगर हैंड्स ऑफ करना हो तो आपका क्या होगा, हैंड्स ऑफ में क्या होता है, चेंज करंट एजेंट। तो हैंड्स ऑफ का मतलब क्या होता है, आपका जो करंट एजेंट होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये हैंड्स ऑफ का मतलब है। इसका भी पहले हम ठीक है। तो करंट एजेंट चेंज हो जाता है, उसके ऊपर भी फिर आपके पास इनपुट जो है वो सेम नहीं होता है, और ये हर दफ़ा ये रिक्वेस्ट इसका प्रोसेस करता है। अच्छा जी, तो ये आपके पास एजेंट लूप था, और एजेंट लूप आप सबको हिफ्ज़ होना चाहिए आंखें बंद करके कि भाई आप runner.run की कमांड चलाते हैं, उसके अंदर करंट एजेंट होता है या स्टार्टिंग एजेंट होता है, और यूज़र इनपुट होता है। करंट एजेंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है एलएलएम को, और रिक्वेस्ट के अंदर 4 चीज़ें भेजी जा सकती हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट, टूल मैसेज, टूल स्कीमा। आपका जो एलएलएम है वो आपको आंसर करता है, रिस्पॉन्स करता है, लूप आपका रुक जाएगा अगर रिस्पॉन्स में क्या होगा, फाइनल आउटपुट। अगर फाइनल आउटपुट नहीं होता तो क्या होता है, तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, टूल कॉल या फिर हैंड्स ऑफ। तो टूल कॉल या हैंड्स ऑफ वो भी फंक्शन कॉलिंग है। तो असल में आपको फंक्शन कॉल करने को बोलता है, तो फंक्शन कॉलिंग के अंदर यूजर के पास कोई मैसेज नहीं आता, लेकिन वो हमें कहता है कि ये 2 फंक्शन कॉल करो। वो 2 फंक्शन आपका ये जो रनर है ये खुद कॉल करता है, और कॉल करने के बाद आपसे रिस्पॉन्स कर देता है। अच्छा, फिर हमने देखा कि हमारे पास जो टूल कॉल हैं, टूल की कितनी टाइप की,
3 तरह के टाइप के। वो टूल जो हम खुद बनाते हैं, फंक्शन कॉल या फंक्शन टूल डेकोरेटर लगा के, तो आपका वो जो फंक्शन होता है वो टूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो एलएलएम को हम टूल्स के अंदर या एजेंट को हम टूल्स के अंदर पास करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा तरीका है होस्टेड। आपके पास क्या थे टूल जो कि होस्ट हो कहाँ पे, ओपनएआई किसी भी क्लाउड, तो कोई भी टूल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो पर्टिकुलर क्लाउड के ऊपर होस्ट हुआ है या उसी कंपनी जो आप एडीके या एसडीके या एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेमवर्क, उसने अपने क्लाउड के ऊपर वो चीज़ डिप्लॉय की हुई है, उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो होस्टेड क्या कहेंगे हम उसको टूल। तो हमने 3 तरह के होस्टेड टूल देखे थे, वो कौन कौन से थे, वेब सर्च, फाइल सर्च, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये 3 थे। जनरल पर्पस वो होस्ट कर देते। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हमारे पास एपीआई, फास्ट एपीआई से हम बनाते हैं, तो फास्ट एपीआई से हम अपने सर्वर बना के भी ये काम करवा सकते हैं। तो वो जो ओपन एपीआई स्कीमा होता है वो हम पास करते हैं। तो असल में तो हम ये स्कीमा के ऊपर काम कर रहे हैं, तीनों चारों जो टूल्स बना रहे हैं, तो टूल्स हम बना सकते हैं। फिर इसके अलावा कोई और चीज़ें, चैनलेट आप लोगों ने देखी, तो चैनलेट के साथ, अच्छा अगर मैं चैनलेट के साथ इंटीग्रेट करवाऊँगा तो क्या होगा कि एक ही टॉपिक को पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या किया हुआ है, हर चीज़ के साथ चैनलेट की इंटीग्रेशन कर दी। चैनलेट यार कुछ भी नहीं है, सिंपल पाइथन का ही पैकेज है जिसको अगर आप इस्तेमाल करो तो क्या होता है, चैटबॉट की जो कन्वर्सेशन यूआई होती है वो बनी बनाई मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद मैसेज कर देगा, वरना पूरी यूआई आपको बनाना पड़ता है। इनपुट मैसेज, सिस्टम मैसेज, उसका डिज़ाइन कैसे वो शो होगा, कैसे उसकी यानी स्ट्रीमिंग होगी, हर चीज़ के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। मैं भी आप पाइथन की फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं, फ्लास्क, जेंगो, या फिर आपने एक और स्ट्रीमलीट भी पढ़ी थी, उन सबको इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ा एडवांस जाते हो टाइपस्क्रिप्ट वगैरह के ऊपर आप बना लेते हैं, तो मेहनत अच्छी खासी लगती है। इन्होंने सिंपल सा एक पैकेज बना दिया, क्या नाम है, चैनलेट, उसको सिंपल निकनेम रख दिया CL। अच्छा, काम इन्होंने ज़िंदगी आसान कर दी डेकोरेटर वाले फंक्शन के जरिए। तो इन्होंने कहा @CL के अंदर एक डेकोरेटर है क्या, ऑन मैसेज। तो जैसे ही आप मैसेज करते हैं तो आपकी जो मैसेज है, असल तो ये फंक्शन, ये आपके पास वेरिएबल, ये जो मैसेज है उस मैसेज को हमने क्या किया, आपने एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया हुआ है और उसके अंदर आपके पास तरह आपने इनपुट वाला काम सीखा, इसको और एडवांस हमने किया था। तो और एडवांस हमने इसको कैसे किया, नेक्स्ट वाले पार्ट में देख लेंगे। चैनलेट कर ली है ना आप लोगों ने, थोड़ी बहुत ऑनलाइन हमने किया है ना, चैटबॉट के अंदर देख लें। तो चैटबॉट के अंदर हमने ये सिंपल सी फाइल बनाई, यहाँ से कोड देखिए। हमने कहा कि जैसे ही आपकी चैट स्टार्ट होती है, जैसे आप न्यू चैट स्टार्ट करते हैं, क्रिएट न्यू चैट, ग्रॉक के ऊपर या ओपनएआई के ऊपर आप कौन सा बटन पे क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू चैट। तो ये न्यू चैट है। इन्होंने कहा कि जैसे ही हम क्रिएट न्यू चैट करें, ऐसा ही है, तो क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाएगी गूगल जिमनाई की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी चीज़ें कैसे सेट हो जाएगी, जैसे ही आप एक नई चैट स्टार्ट करें और आपको एक मैसेज भी शो होगा, क्या लिखा होगा, वेलकम टू पेनावर्सिटी AI असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू, जो भी मैसेज। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा ऑन मैसेज, ये था ऑन चैट स्टार्ट, जैसे कि चैट स्टार्ट, फिर आप जैसे मैसेज लिखते हो इंटर, जैसे प्रैक्टिकल देखें यहाँ पे मैंने लिखा हाय, और ऑन मैसेज जैसे मैं एंटर करता हूँ, ये ऑन मैसेज, ये इवेंट कौन सा फायर हुआ है, ऑन मैसेज। तो जैसे मैं इंटर करता हूँ, इंटर करने के बाद जो काम होता है, तो आपने जो भी इसने मैसेज लिया है उस मैसेज के ऊपर भी क्या कर रहा है, पहले तो मैसेज आपको शो करेगा कि हम क्या कर रहे हैं थिंकिंग, और उस मैसेज को आपको रिटर्न कर देगा। फिर रिटर्न करने के बाद ये क्या कर रहा है, एजेंट को कास्ट कर रहा है, रनर को चला रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, यानी टेम्परेरी तौर के ऊपर आपको लिखा हुआ है थिंकिंग, और उसके बाद उसके ऊपर एजेंट काम करेगा, और एजेंट काम करके हमें जो फाइनल आउटपुट देता है, ऐसा ही ठीक है। तो हिस्ट्री है पूरी, वो हिस्ट्री बना के रनर के अंदर इनपुट मैसेज कॉन्फ़िगरेशन, यार फाइनल आउटपुट।
फाइनल आउटपुट को जो रिटर्न करवाया है, पुराना जो मैसेज था वो मैसेज क्या था दोस्तों? थिंकिंग। ठीक है, तो वो स्ट्रीमिंग आपको करते हुए दिखा रहा होगा, एंड के अंदर वो क्या कर देगा कि पूरे आउटपुट को फाइनल आउटपुट से रिप्लेस कर देगा, तो मैसेज को वो अपडेट कर देगा। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें वो चलती रहेंगी। तो अभी हम जब करेंगे, आप लोगों ने किया भी है, तो इससे आप आसानी से पूरी की पूरी यूआई बना लें। अच्छा, ये चीज़ें करने के बाद आपने, अब हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीमिंग के ऊपर हमें डिस्कशन करनी है डिटेल से, और फिर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, और फिर देखते हैं कि हम हैंड्स ऑफ, बल्कि हैंड्स ऑफ हमने किया हुआ है, तो गार्डरियल्स की तरफ हम आएंगे, और फिर देखते हैं स्ट्रक्चर आउटपुट और गार्डरियल्स की चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद डाटा वाली जो चीज़ें हैं उस डायग्राम को भी हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की। ओके दोस्तों जी, चैन रिट्स सवाल करें, चैटबॉट की तरह होती है। चैन रिट का कस्टम डिज़ाइन है ना, फिर इसकी ओपन सोर्स कोड है ना, जो HTML है, CSS है, सारी इन्होंने मेंशन की होगी कि आप इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। तो चैटबॉट का इंटरफेस इन्होंने सेंड दिया हुआ है, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स है। आप उस कोड में जाके उसका कलर, बैकग्राउंड कलर, आइकन, सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट आपको UI बनाने के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके पास है टैलमेंट वगैरह, वो सब कुछ आना चाहिए ताकि आसानी से कर सकें। अच्छा, फिर अब हम चलते हैं स्ट्रीमिंग की तरफ। तो शहजाद भाई से हम स्टार्ट करते हैं। शहजाद भाई हमें बताएं कि ये स्ट्रीमिंग क्या चीज़ है और इससे क्या होता है। मैं आपको ये दे देता हूँ स्क्रीन। अच्छा, स्ट्रीमिंग हम पहले भी कुछ टाइम पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि स्ट्रीमिंग क्या होती है। दोबारा से हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि व्हाट इज स्ट्रीमिंग। देखिए, स्ट्रीमिंग कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या स्ट्रीमिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप शुरू में देखें तो हमारे पास जिन लोगों ने इंटरनेट काफ़ी पहले से स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें क्या होता था कि हमारे पास अगर एक से कोई इंटरनेट पे वीडियोज़ अवेलेबल होती थी, तो उसमें क्या होता था कि हमारे पास वीडियो पहले हम पूरी डाउनलोड करते थे, और डाउनलोड करने के बाद फिर हम उस वीडियो को व्यू करते थे। लेकिन उसमें मसला ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल वीडियो आपकी 1 घंटे की, तो जब तक आपकी पूरी फाइल आपके पास डाउनलोड नहीं हो जाती तब तक आप उसको व्यू नहीं कर सकते थे। उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपका जो डेटा है वो चंक्स में आए, और जब वो एक चंक कंप्लीट हो जाए तो वो चंक आपके पास एक कंप्लीट पैकेज हो या एक कंप्लीट व्यूएबल पैकेट हो, एक व्यूएबल पार्ट हो जिसको आप व्यू कर सकें, बजाय इसके कि आप पूरा इंतज़ार करें कि पूरी फाइल आए उसके बाद जो है हम उसको प्ले कर सकें। तो कॉन्सेप्ट ये आया कि बजाय से यूज़र वेट करे, यूज़र इंतज़ार करे, तो जितना पार्ट आ गया है उसको व्यू करे, और उसके बाद फिर आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो चूँकि बैकग्राउंड में आ रहा है, तो उस जब तक कि वो पार्ट आ जाएगा तब तक जो पार्ट आ चुका है उसको हम यूटिलाइज करते रहेंगे। इसी तरह अगर इनिशियल वेबसाइट्स को देखें, जो शुरू में वेबसाइट बनाई जाती थी, उसमें क्या होता था कि आपके पास पूरी वेबसाइट एक साथ आती थी, तो आप बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, सारे इमेज एक एक करके आ रहे हैं, टेक्स्ट एक एक करके आ रहा है, और उसके बाद आप उसको व्यू कर पा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट अगेन चेंज हो गया कि जैसे ही यूज़र किसी वेबसाइट पे जाता है तो उसका एक वायर फ्रेम या उसका एक स्ट्रक्चर जो है एकदम से आपके सामने आ जाता है।
उसके बाद आपकी स्क्रीन का वो पार्ट जो आपके पास व्यूएबल होता है, उस स्क्रीन पार्ट के ऊपर जो चीज़ें फ़ौरन से आपके पास लोड हो जाती हैं। अब आप पेज तो नॉर्मली क्या होता है, पेज काफ़ी बड़ा होता है, आप उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो क्या हुआ कि जो पार्ट आपके सामने है वो एकदम से आपका व्यू हो गया, आपने उसको पढ़ना शुरू किया। तो जैसे आपने उसको पढ़ना शुरू किया तो उसका जो नीचे वाला पार्ट है जो कि अभी आपको व्यू नहीं हो रहा, जो आपसे अभी आपके सामने नहीं है, तो उसकी चीज़ें भी बैकग्राउंड में लोड हो रही होती हैं। तो जितनी देर में आपके सामने जो पार्ट आ गया आप उसको पढ़ते हैं तो नीचे वाली चीज़ें भी लोड हो चुकी होती हैं। तो जब आप उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपको ये नज़र आ रहा होता है कि पेज आपके पास सामने रेडली अवेलेबल है। तो स्ट्रीमिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि ताकि यूज़र को इंतज़ार ना करना पड़े, ताकि यूज़र उस पॉइंट से होगी कहीं और ना चला जाए। यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए हम स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट को लेके आए। तो इसी तरह जब हम चैट की बात करते हैं, चैट जीपीटी की बात करते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो आप लेट से अगर आपसे कहते हैं कि राइट में हम ऐसे अबाउट कैट, तो कैट के बारे में कैसे लिख दो, तो बजाय इसके कि पूरे कैट का ऐसे लिखने के बाद फिर आपको डिस्प्ले कराए, तो क्या करता है कि जैसे जैसे जितना पार्ट जनरेट हो जाता है वो पार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर वो दिखाना शुरू कर देता है। तो उसमें क्या हो गया कि आपको क्या लगा कि जैसे ही आपने उससे कोई रिक्वेस्ट की, जैसे ही आपने उसमें कोई प्रॉम्प्ट भेजा, तो उसने फ़ौरन से आपको जवाब दे दिया। तो ऑब्वियसली बात है, आप उसे पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे आप उसे पढ़ना शुरू कर रहे होते हैं तो उसके बाद क्या है कि उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होकर नीचे आना शुरू हो जाता है, तो आप उसको स्क्रॉल करके देखना शुरू कर देते हैं। तो स्ट्रीमिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जितना काम हो गया उतना दिखा दो, ताकि यूज़र का फोकस उस पर तरफ चला जाए, यूज़र की अटेंशन आप ग्रैब कर लो। तो जब आपने यूज़र की अटेंशन ग्रैब कर ली तो यूज़र ने इसको पढ़ना शुरू किया। ऑब्वियसली यूज़र जो है वो कंप्यूटर की स्पीड को तो मैच नहीं कर सकता, यूज़र ऐसा ऐसा पढ़ रहा है, बैकग्राउंड में कि आपके पास क्या है, छोटे छोटे आपके पास चंक्स हैं, वो चंक स्ट्रीम हो रहे हैं और बैकग्राउंड में आपके पास चीज़ें कंप्लीट होती जा रही हैं। तो आपके पास एक यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो गया, जिसमें यूज़र बैठ के इंतजार नहीं कर रहा है। यूज़र को मतलब ये समझ नहीं आ रही कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या कंप्यूटर मेरा हैंग हो चुका है, क्या मेरे इंटरनेट की स्पीड स्लो है। तो यूज़र को तमाम चीज़ों से बचाने के लिए क्या है, हम फ़ौरन से इंस्टेंटली जितना पोर्शन हो चुका होता है वो हम उसको दिखा देते हैं। तो यूज़र जब के सामने वो चीज़ आ जाती है, यूज़र उसको पढ़ना शुरू करता है। पीछे द बैकग्राउंड क्या है, जैसे जैसे चेक्स कंप्लीट हो रहे होते हैं तो आपके पास मैसेजेस चेक्स में आना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रीम कर रहे होते हैं। तो जो हमने एलएलएम्स की कॉल देखी थी उसमें हमने देखा था, एक हमारे पास था सिंक, एक हमारे पास था ए सिंक और तीसरा हमारे पास था स्ट्रीम। तो सिंक में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक जो टास्क है वो परफॉर्म होता है और आपके पास जब तक वो टास्क परफॉर्म नहीं हो जाता आपका अगला कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता या आप अगले नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा रहे थे। तो उसमें आपके पास क्या है, आपके पास कोड एक जो है आपका कोड लॉकिंग हो जाती है कि जो काम परफॉर्म होना होता है जब तक वो परफॉर्म होकर नहीं आता आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव नहीं करते। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास था, डेट वॉज एसिक। एसिक में क्या होता है कि हम एक टास्क असाइन कर देते हैं और उसके बाद हम अगले कोड पे मूव कर जाते हैं। जो पिछला हमने टास्क असाइन किया होता है हम उसका इंतज़ार नहीं करते और उसके बाद जब वो टास्क कंप्लीट होकर हमारे पास आ जाता है तो फिर हम उसको दोबारा वहाँ से कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास था एसिक। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर एसिक इतना ही अच्छा है तो फिर हम एसिक ही यूज़ नहीं करते, हम सिंक ही यूज़ करते हैं। इसी के बाद से जवाब है कि अगर ऐसे एसिक हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें हमारे पास कंप्यूटर लॉक नहीं हो जाता हमारे पास, तो हम एसिक ही यूज़ नहीं करते, हम सिंक ही यूज़ करते हैं। तो वजह है इसकी, बता सकता है इसको? नहीं, वही तो मैं तो वही बात आपसे कह रहा हूँ ना कि मल्टीपल हमें टास्क परफॉर्म करने हो तो हम एसिक यूज़ करते हैं। एसिक का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से मेरे पास 3 लोग हैं तो मैंने एक टास्क एक बंदे को दे दिया, दूसरा टास्क दूसरे बंदे को दे दिया, तीसरा तीसरे को दे दिया। बिल्कुल ठीक है, तो देखिए वेट करना तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं तो लेट्स से कि मैंने एक टास्क परफॉर्म किया, अब मैं वेट कर रहा हूँ। अब वो टास्क परफॉर्म होकर आ गया तो फिर मैंने सेकंड टास्क परफॉर्म किया, फिर मैं वेट कर रहा हूँ। वो परफॉर्म होकर आ गया तो मैंने थर्ड टास्क परफॉर्म किया। तो दिस इज सिंक कि एक के बाद एक हो रहा है। ए सिंक में क्या है कि मैंने एक टास्क असाइन करता गया मैं और उसके बाद क्या हो मेरे साथ वहाँ से मैं इंतजार नहीं कर रहा, जैसे ही मेरे पास जवाब आ रहा है तो उसके बाद मैं जो है उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो अगर ए सिंक अच्छी चीज़ है तो मैं सिंक को क्यों यूज़ कर रहा हूँ? जी बोले।
जी बिल्कुल, यू आर राइट, ऐसा ही है। देखिए अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि हमने जो टास्क एक परफॉर्म किया, वो बेसिकली जो अगला टास्क है वो पिछले टास्क पे डिपेंडेंट है। तो अब आप ए सिंक करके क्या करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करके लाना है और उसके बाद उस पर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके फिर यूजर को दिखानी है। तो अब आपने डेटा रिट्रीव करने का ए सिंक का टास्क दे दिया, ठीक है, डेटा आपके पास रिट्रीव होने के लिए डेटाबेस में चला गया। अब जब तक वो आपके पास वापस नहीं आएगा आप उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि मोर लाइक सिंक और ए सिंक दोनों है कि आपने पहले क्या किया, डेटाबेस की कॉल की और फिर उसके बाद आप अगले स्टेप पे लेट से आपको कोई और काम परफॉर्म करना है, आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपने यूजर को तब शो करना है या कैलकुलेशन आपने तब करनी है जब आपके पास वो वहाँ से आपके पास जवाब आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम हर जगह ए सिंक भी यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम ए सिंक में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर लेट से ए सिंक में काम कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, हम ए सिंक में चलाएंगे, लेकिन लेट से हमारी कुछ डिपेंडेंसी आ जाती है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें फिर उसको सिंक में करना पड़ता है। ठीक है, तो अगेन सिंक जहाँ पे रिक्वायर्ड है सिंक यूज़ करेंगे, जहाँ पे लेट से ए सिंक में काम हो सकता है हम मल्टीपल काम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी डिपेंडेंसी पिछले टास्क पे नहीं है तो फिर हम उसको ए सिंक में कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास एक सिंक है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें पहला स्टेप जब परफॉर्म हो जाता है उसके बाद सेकंड स्टेप परफॉर्म होता है, सेकंड हो जाता है तो थर्ड स्टेप पे जाते हैं। लेकिन ए सिंक में क्या होता है कि हम एक टास्क जो है वो असाइन कर देते हैं और उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं, थर्ड पे चले जाते हैं और फिर जब पहले का जवाब आ जाता है तो हम उसको यूटिलाइज करके आगे फिर मजीद काम कर रहे होते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिंक यूज़ कर रहे हैं या ए सिंक यूज़ कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास है स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग जैसे कि हमने डिस्कस किया कि स्ट्रीमिंग बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास एक लार्ज डेटा सेट है, जब हमारे पास एक लार्ज डेटा सेट है और वो हमने यूज़र को डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या करते हैं कि एज रिसीव जितना चंक रिसीव हो गया है तो हम क्या करते हैं वो चंक डिस्प्ले करा देते हैं। जब वो चंक डिस्प्ले करा देते हैं तो यूज़र क्या हो जाता है, यूज़र को हमने इंगेज कर लिया, यूज़र ने हमको रीड करना शुरू किया। तो जैसे यूज़र रीड कर रहे हैं ऑब्वियसली उसकी स्पीड मैच नहीं करती कंप्यूटर के साथ, तो यूज़र स्लो रीड कर रहा होता है और बैकग्राउंड में आपके पास क्या हो रहा है कि जो बाकी चंक हैं वो आपके पास रिसीव हो रहे होते हैं और आपके पास जो डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा होता है। तो यूज़र एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे इंप्रूव हो गया, जिसमें जैसे ही यूज़र ने प्रॉम्प्ट किया उसको फ़ौरन एक लाइन या दो लाइन उसके सामने आ गई, उसने उसको पढ़ना शुरू किया, बैकग्राउंड में बाकी डेटा आपके पास रिसीव होना शुरू हो गया और जैसे जैसे डेटा रिसीव हो रहा है हम उसको वहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। अब यूट्यूब की एग्जाम्पल देखिए कि यूट्यूब में क्या होता है, अब आप कोई वीडियो चलाते हैं तो शुरू के 3-4 सेकंड आपको वेट करना पड़ता है। तो क्या हुआ, आपके पास आपकी बफरिंग स्टार्ट हो गई। तो बफरिंग बेसिकली क्या हो रही है कि आपके पास ए सिंक में चीज़ चल रही है, शुरू के 3 सेकंड आपने इंतजार किया, 3 सेकंड का डेटा आया, अब जब तक आप वो 3 सेकंड देख रहे हैं फिर 6 सेकंड बफर हो चुके हैं। तो अब आपके पास क्या है, यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव हो गया है, अब यूज़र वेट नहीं कर रहा पूरी वीडियो के लिए, बट जैसे ही डेटा रिसीव हो रहा है वो डेटा आपके पास अवेलेबल हो रहा है और यूज़र एक्सपीरियंस हो रहा है कि उसको कहीं पे कोई डिले या लैग नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज ए सिंक। तो इसमें जब भी हम LLM को कॉल करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑप्शन एक सिंक के हैं, दूसरा हमारे पास ए सिंक का है और तीसरा हमारे पास स्ट्रीमिंग है। स्ट्रीमिंग में हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा है स्ट्रीमिंग हम नॉर्मली उसको यूटिलाइज करते हैं जब हमारे पास डेटा साइज बड़ा होता है। ठीक है, अगर लेट से आपके पास एक वर्ड का आंसर है, लेट से आपने कहा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, तभी तो एक वर्ड का आंसर है, तो अब उसको आपको स्ट्रीम कराएं या ना कराएं आपके लिए सेम बराबर है, आपको रिजल्ट सेम मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह कोई सिंगल लाइनर क्वेश्चन है जो कि आप पूछ रहे हैं, आपने कहा व्हाट इज 2+3, तो आप उसको स्ट्रीम कराने का कोई फायदा नहीं, आप स्ट्रीम कराएं या ना कराएं आपको रिजल्ट सेम मिल रहा होता है। लेकिन लेट से आप कहते हैं राइट 500 वर्ड्स, ठीक है, अबाउट सर्टेन टॉपिक आप कहते हैं, तो 500 वर्ड्स ऑब्वियसली आपके पास आने में टाइम लगेगा, तो 500 वर्ड्स का अगर आप इंतजार करेंगे माइट पॉसिबल आपको 3 या 4 सेकंड के लिए इंतजार करना पड़े। तो यहाँ पे जब आप उसको स्ट्रीम करा देंगे तो क्या होगा कि आपके पास फर्स्ट लाइन आ गई, प्रिंट होगी, जब आपने पढ़ना शुरू की सेकंड थर्ड लाइन आपके पास प्रिंट हो चुकी है। तो जब आपके पास रिजल्ट आपको पता है कि रिजल्ट में जो डेटा सेट है उसकी जो लेंथ है वो बड़ी है, तो फिर आप क्या कर रहे होते हैं, उसको फिर आप स्ट्रीम करा देते हैं चंक्स के अंदर। तो एज चंक रिसीव होता है आप चंक को स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देते हैं, इन द बैकग्राउंड आपके बाकी चंक आ रहे होते हैं और वो आपके उसके अंदर एड अप हो गए। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीमिंग।
अच्छा, स्ट्रीम एजेंट विद टूल्स कॉल्स, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है, दिस कोड शोज हाउ एन एजेंट यूटिलाइज ए सिंक्रोनस टूल टू परफॉर्म टास्क डायनामिकली। ठीक है, अच्छा इस कोड में हम देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है, वो ये है कि जब आप यूज़ कर रहे हैं अपना VS कोड, तो VS कोड के अंदर आपके पास जो एसिक्स कॉल होती हैं वो आपके पास मैनेज कर रहा होता है आपका VS कोड, क्योंकि वो आपकी मशीन के ऊपर रन हो रहा होता है। लेकिन जब आप कोलैब की बात कर रहे हैं तो कोलैब बेसिकली क्या है, आपको उन्होंने एक ऑनलाइन इंस्टेंस दिया है जिसके अंदर आप अपना कोड रन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपके पास जो एसिंग कॉल्स हैं वो उस तरीके से हैंडल नहीं हो पा रही होती। तो उसको केपेबल करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम एक इंपोर्ट एसिंग आयो कर रहे होते हैं, उसके अलावा एक चीज़ कर रहे होते हैं, अगर आपको याद हो एसिंग को अगर हमें कोलैब में यूज़ करना है तो उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं जी, थोड़ा बोला जी, बिल्कुल ठीक है। तो वो बेसिकली हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं जब हम आपके पास कोलैब के अंदर हमें एसिंग यूज़ करना है, तो हम एसिंग को यूटिलाइज करने के लिए ये मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप कोड में देखें, सर कोड को रन करके देखें, अच्छा दोस्तों, आपको देखिए स्ट्रीमिंग तो पता चल गई कि वो काम जो कि पार्शली होता रहता है, LLM आपको रिटर्न करता है। एक कोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लाजमी पता होना चाहिए, हम जब स्ट्रीमिंग चलाते हैं runner.run_stream ये मेथड है, तो मुझे बताएं ये मेथड जो है किसका है? OpenAI एजेंट SDK यानी एजेंटिक फ्रेमवर्क का। स्ट्रीमिंग, दो तरह की स्ट्रीमिंग जो है हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं। एक स्ट्रीमिंग जो कि LLM आपको रिस्पॉन्स करता है, और एक स्ट्रीमिंग आपके एजेंट रूप में जितने काम होते रहते हैं वो भी आपको मिलता है। आपको दोनों पता होना चाहिए। हम जब मेथड चला रहे हैं, कौन सा फंक्शन दोस्तों? फंक्शन का नाम क्या है? runner.run_stream। तो ये LLM की स्ट्रीमिंग को ऑन करता है या हमारे एजेंट की स्ट्रीमिंग को ऑन करता है? किसको ऑन करता है? एजेंट ग्रुप। तो एजेंट ग्रुप में जितने भी इवेंट्स होते हैं, एजेंट ग्रुप में जितने भी इवेंट्स होते हैं, हर इवेंट को ये स्ट्रीम कर रहा होगा। करंट एजेंट आपका इसने सेलेक्ट कर लिया, उसने इनपुट LLM को भेज दिया, LLM ने करंट एजेंट को रिस्पॉन्स दे दिया, LLM ने कहा कि आप हैंड्स ऑफ करो, LLM ने कहा कि ये टूल कॉल करो। तो जो भी टास्क आती जा रही है, हर एक चीज़ की डिटेल जो है runner.run_stream हमें पार्शली रिटर्न करता रहता है। अच्छा, जब मैं LLM से स्ट्रीमिंग करवाता हूँ तो एक तो आपका एजेंट जो है उसकी स्ट्रीमिंग मुझे रिटर्न होगी, प्लस सब स्ट्रीमिंग क्या होगी कि जब मैंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर 500 वर्ड का कोई आर्टिकल लिखो, अब वो 500 वर्ड की वो 10-10 वर्ड करके LLM जो है वो रिटर्न करता जा रहा है किसको? एजेंट को, मीन्स एजेंट को। तो एजेंट जो आपका LLM की पार्शल काम करता है वो आपको हाथों हाथ रिटर्न करता है, वो भी हमें रिसीव हो रहा था किसके अंदर? एजेंट ग्रुप, और उसको भी हम निकाल के देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि देखो स्ट्रीमिंग कितने पावरफुल हो गए कि OpenAI एजेंट SDK में या OpenAI एजेंट लूप के अंदर जितने भी इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं उन सब का डेटा में गेट कर सकता है। पावर हाथ में आ गई ना आपके पास कि इस वक्त क्या हो रहा है, कौन सा टूल सिलेक्ट हुआ है, वो कोड निकाल सकते हो आप, उसका आउटपुट निकाल सकते हो। तो हमारी अभी जितनी भी हाइब्रिड आपको UI दिख रही है, हाइब्रिड का मतलब क्या है? उसे हम डायनामिक भी हम कह सकते हैं, हाइब्रिड भी कह सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब है कन्वर्जेशनल UI। कन्वर्जेशनल UI क्या है? जिसमें आप कन्वर्जेशन करते हैं, और आपके पास जो GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्लिक, डबल क्लिक, साइन अप का पेज, वो भी आपके पास मौजूद है। अगर मैं हाइब्रिड की बात करूं तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि मैं जैसे कि आर्टिफैक्ट और कैनवास, दो इंटरफेस जानते हैं ना? कैनवास जानते हैं?
ठीक है, कैनवास कहाँ पे होता है, नहीं आ रहा होता है ना, ये रहा। अच्छा मेरी स्क्रीन में चैट जीपीटी ओपन करते हैं। और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद कैनवास और कहते हैं कि राइट फास्ट एपीआई हेलो। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अच्छा मैं जूम आउट ही चलेगा देखिए। देखिए लेफ्ट और राइट 2 विंडोज खुली हुई। लेफ्ट साइड पे आप कन्वर्जेशन कर रहे हैं और राइट साइड पे उसके अगेंस्ट वो कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो 2 इंटरफेस देखे ये कौन सा इंटरफेस कहलाता है, कैनवास। इसी तरह एंट्रोपिक के ऊपर अगर हम आए, ओके, इसको हम कहते हैं क्रिएट सिंपल स्कूल वेबसाइट। देखें राइट साइड के ऊपर एक विंडो प्रोसेस हो रही है, क्या बात है, कोड भी लिख रहा है। अच्छा ये पहले कोड लिखेगा, कंप्लीट करेगा, वेबसाइट बनाएगा, उसको पब्लिक करेगा, ठीक है, डिप्लॉय करेगा, उसको यूआरएल आपको देगा। किसकी तरह, ये स्ट्रीमिंग ही हुई है ना, आउटपुट जो आपको दिखता है स्ट्रीमिंग है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट दिखता जाएगा स्ट्रीमिंग के अंदर। अच्छा हम बात कर रहे हैं यूआई की, जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है। तो हमें जो स्क्रीन नजर आ रही है ये हाइब्रिड यूआई है। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि हम कन्वर्जेशन भी कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई यूआई बन रही है, कोई ना कोई हमें लाइक ग्राफिकल विजुअलाइजेशन दिखती है, चाहे वो टेक्स्ट बेस हो, कोड बेस हो, या फिर अभी आप देखें पूरी वेबसाइट बन जाएगी, आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। उस वेबसाइट को आप देख सकते हो, जो भी चेंजेस करवा रहे हो आप उसके अंदर कन्वर्जेशन लेफ्ट साइड पे चाहें कि इसका लोगो चेंज कर दें, इसकी पिक्चर चेंज कर दें, इसका स्लाइडर चेंज कर दें, जितनी चेंजेस करवानी है लेफ्ट साइड पे कन्वर्जेशन करते हुए आप चेंज करवा सकते हैं। ये पावर है आपकी किसकी, एंट्रोपिक की। इस इंटरफेस को हम क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट। क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट। तो 2 तरह के हमारे पास यूआई है। पहली यूआई आपने देखी, उसका नाम कैनवास, जो कि ओपन एआई का है इंटरफेस, और दूसरा हमने देखा कि हमारे पास क्या है, आर्टिफैक्ट। वो किसका है, एंट्रोपिक का। दोनों के दरमियान फर्क क्या है, ये जो आर्टिफैक्ट वाला बना है दोस्तों, इसकी जो कोड है हमें चेंज नहीं कर सकते। देखिए वेबसाइट बन गई, यूआरएल भी आप किसी को देके आप दिखा सकते। तो इसको देखिए पब्लिश ऊपर आ रहा है, पब्लिश का ऑप्शन, तो पब्लिश हम जैसे करते हैं इसका यूआरएल आ जाएगा। देखिए यूआरएल आया, पब्लिश, कॉपी लिंक। अच्छा अब इसको नए टैब में आपने कहा कि नहीं ये मेरी वेबसाइट है, कोई भी जाके देखिए। देखें कितना आसान है वेबसाइट बनाना, जिंदगी आसान है। इवन कोड डाउनलोड करने लगा तो आर्टिफैक्ट भी हमारे पास मौजूद है, जो कि उसमें चेंजेस कन्वर्जेशन करवा के कर सकते हैं। कैनवास के अंदर लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों काम हो रहे हैं। आप राइट साइड पे भी जाके चेंजेस कर सकते हैं, इसके राइट साइड पे मैं चेंजेस नहीं कर सकता, इसके राइट साइड पे चेंजेस हो सकती है। अच्छा इस कोड को ज़रा लेके कॉपी करके इसका होम भी हो गया, कुछ और भी बना लें, राउट एक और राउट बना लें, और फिर राउट अभी हम देखते हैं क्या है।
देखिए सिंपल पाइथन के फंक्शन बने, df फंक्शन कोई भी बना, उसके ऊपर @app.get हमारे पास मुख्तलिफ मेथड होते हैं, गेट, पॉज, पुट, डिलीट। तो आपकी डेकोरेटर लगा के उन्होंने क्या कर दिया, आपके फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया वेबसाइट के यूआरएल पे, एपीआई के यूआरएल पे। और कोड देखिए कितना आसान है, फॉर्म फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई क्लास, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्लास होती है, उस क्लास का इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई, तो उसका यूआरएल बन गया ये। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने 2 या 3 क्या बना दिए, एंड पॉइंट, जो आप कहते हैं ना आपके एपीआई में क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स, वो इसमें बना दिए। अच्छा, इस कोड को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद वीएस कोड के ऊपर आके आपके पास कर्सर है, वीएस कोड है, जो भी आपके पास मौजूद है, कोई भी एक नया प्रोजेक्ट बना के वीएस कोड पर और वहाँ पे इसे चला देते हैं। अब प्रोजेक्ट बनाना तो आपको आता है ना, सिंपल, आपने एक फाइल बनाई, फाइल के अंदर फोल्डर बनाया, उसको आपने वीएस कोड पे या कर्सर पे खोला और उसके बाद वहाँ पे पाइथन की एक फाइल बना दी। तो हमने क्या किया, इसको वीएस कोड पे खोला, फाइल का नाम हम रख देते हैं माई कोड, या कुछ भी रख सकते हैं वैसे। थोड़ा जूम करिएगा ताकि नाम पता हो हमें, क्या नाम रखा हमने, Ctrl+C। ओके दोस्तों, हमारे पास, अच्छा ओके ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्या नाम रखा है, टेस्ट एपीआई। आपने ये कोड कॉपी पेस्ट की और अब हमें फास्ट एपीआई क्या करनी है, फास्ट एपीआई का सर्वर चलाना। तो हम टर्मिनल में आते हैं और टर्मिनल के अंदर हम कोड लिखते हैं, हमने कहा uvcon रन uvcon, ठीक है, और उसके बाद खुद ब खुद कमांड भी आ गए ना। मैं हमारी जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम क्या है दोस्तों, test_api.py लिखने की जरूरत नहीं, कॉलन लगा के आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया, ऊपर हम आए, अगर लाइन नंबर 3 में देखें, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऐप, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का नाम ऐप है, वो यहाँ पे आता है और उसके बाद जब एंटर करेंगे तो वो चल जाता है। अच्छा, अब देखो ये बन गया, आपके पास सर्वर चल गया, जब ये यूआरएल पे क्लिक करके दिखाएं, आप लोग को तो डाउनलोड होगा, ठीक है, तो आपने पे इंस्टॉल करके फास्ट एपीआई और स्टैंडर्ड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और देखिएगा कमांड मिल जाएगी फास्ट एपीआई की, बहुत आसान, ये सर्वर चल गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा जूम करिएगा, हाँ यूआरएल को विंडो प्लस से जूम करके दिखा दें ताकि ना वो दिख जाए, विंडो प्लस से मैग्नीफाई से भी जूम होता है, नहीं ऊपर यूआरएल भी हमें दिखाना, मैग्नीफाई से हम करते हैं तो विंडो प्लस, मैग्नीफाई आ गए, अब बड़ा मुश्किल होता है इस्तेमाल करना। देखिए यूआरएल, जो यूआरएल था उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको जो भी यूआरएल आ रहा है ना, स्लैश डाल के docx डाल दें। तो होम को मिटा के हम क्या डाल देंगे दोस्तों, सिर्फ होम को मिटा के docs, अब थोड़ा जूम आउट हम करते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा बॉक्स है। और जितने भी वो यूआरएल बनाए थे ना, उनको चला के देखना हो कि किसके अगेंस्ट क्या डेटा आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, ट्राइड, तो जैसे कॉन्टेक्ट पर हमने क्लिक किया, राइट साइड पर आएगा ट्राइड का बटन होगा राइट साइड पर, थोड़ा सा राइट साइड, अच्छा कर्सर वहाँ लेके जाकर खुद बहुत ध्यान देती है, देखिए ट्राइड, पहले ट्राइड के बटन पे क्लिक होगा और अब ये आप रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है, तो नीचे आंसर आएगा, आपके रिक्वेस्ट करेंगे, आंसर क्या आ रहा है, ये इसका, देखें इसको तो Ctrl+ करके जूम करके हम दिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मीन्स हमारी एपीआई सर्वर बहुत आसानी से बन गया,
वरना API बनाना इतना आसान काम नहीं होता था, चाहे वो फास्ट API हो, जेगो हो, नॉट.js हो, कोई भी आप इस्तेमाल करें, API बनाना आसान काम नहीं था। और आज पाइथन से आप देखें, सिंपल इंपोर्ट फास्ट API, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट का नाम डेकोरेटर के साथ, और जो भी आपका मेथड है वो मेथड और एंड पॉइंट बता दो, आपका वो फंक्शन जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, फास्ट API के उस राउट के अगेंस्ट जो काम करे। तो आपकी API बनाना जिंदगी का कितना आसान काम होगा। अच्छा, एक और चीज हम कहते हैं यहाँ पे टर्मिनल में, एक चीज नोट करें, वैसे फास्ट API हम डिटेल से सीखेंगे, अभी तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड हमने देखा है। एक और चीज है टर्मिनल में लेफ्ट साइड पे, इसको थोड़ा सा गाइड करें, जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्लोरर आ रहा है। उसके बाद देखिए टर्मिनल में एक होता है पोर्ट, POT पोर्ट, टर्मिनल के बराबर में दिखा है पोर्ट। इस पोर्ट पे अगर हम क्लिक करें, फॉरवर्ड अ पोर्ट, हमारी पोर्ट 8000 चाहिए, तो यहाँ पे लिखें 8000 और उसके बाद करें एंटर, यस अलाउ, यस कंटिन्यू, ठीक है, ओके। और क्या है, ओपन, थोड़ी देर रुकते हैं। हो गया, ऑन ओपन ट्राइंग फॉरवर्डिंग HTTP प्राइवेट, कोई URL आया, ये URL, इस URL को देखिए कॉपी करके चल रहा है, HTTP का कोई URL आया, ये आया, क्लिक करें, इस URL को कॉपी कर लें, ये कंट्रोल के साथ क्लिक करके देखिए। और क्या है, इन प्रोसेस के बाद हमें लॉग्स के ऊपर क्लिक कर दिया ना, ये लॉग्स है 8000 पोर्ट प्राइवेट फॉरवर्डिंग HTTP, और कोई URL जनरेट नहीं है। इसके बाद जो है ये आउटपुट आ रहा है पोर्ट के ऊपर ये आउटपुट इसने जनरेट किया। थोड़ा सा जूम आउट करके दोबारा पोर्ट के ऊपर क्लिक करें तो देखिए क्या ऑप्शन आता है, आपके पास में एक URL देगा। और अच्छा, ये कौन सा है, सन जो आ रहा है, WSS आ रहा है, ये आ रहा है HTTP, जो भी URL आ रहे हैं उनको क्लिक करके देखें कौन कौन से, 11 भी आ रहा है। अच्छा, वो भी हम देख लेते हैं, वैसे नहीं आता वो राउट हमने बनाया है ना, होम का राउट बनाया है, फ्लैश करके डॉट्स करके, किसी और के पास आया, सर्वर को रोक के दोबारा से स्पॉट को फॉरवर्ड करते हैं। तो टर्मिनल जो आप टर्मिनल पे टैप है, टर्मिनल पे टैप कर मारते हैं और इसको रोकते हैं, ठीक है। इसको हम फिर से चलाते हैं और फिर उसके बाद पोर्ट के ऊपर हम आते हैं, पोर्ट को भी ये आ रहा है, पोर्ट जाएगा लेकिन फॉरवर्ड पोर्ट यहाँ आ रहा है, क्लिक करते हैं। प्राइवेट को पब्लिक कर सकते हैं, क्या है प्राइवेट है, करेंगे क्या क्या है ऑप्शन, आगे URL दिखाएगा विंडो से। ये क्या होगा, कोई बता सकता है क्या हुआ है, URL देख के बता दो क्या हुआ है। डॉक्स, क्या है डॉक्स,
क्या हुआ, मैंने पोर्ट फॉरवर्ड करी और उसके बाद क्या हुआ, एक यूआरएल जनरेट हो गई। क्या हुआ ये? फिर दोबारा बात। अच्छा वो दूसरे को खुला हुआ ना यूआरएल, अभी तो चल रहा है टॉक्स करते हैं इसको। ओके स्लैश डाल के टॉक्स कर दो ताकि वो हम समझ। अच्छा यूआरएल पर देखने पहले तो लोकल होस्ट में चल जाता है। लोकल होस्ट का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर में, ठीक है। लेकिन जब मैंने पोर्ट फॉरवर्ड किया तो क्या हुआ, एक यूआरएल आपका जनरेट हो गया जो कि ग्लोबल यूआरएल। ग्लोबल यूआरएल का मतलब क्या है कि यूआरएल अभी आपको ग्रुप में दिया जाए और आप क्लिक करेंगे, ये सारी फंक्शनैलिटी आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह कोई वेबसाइट बनाते हैं या कोई भी चीज़ हम करते हैं जो कि सर्वर हमारे कंप्यूटर में चल रहा है, उस कंप्यूटर को मुझे हाथों हाथ आप 10 लोगों को 100 लोगों को दिखाना, क्लाइंट को दिखाना है क्या ये मैंने बना दिया, लोकल के ऊपर एक दफ़ा आप टेस्ट कर लो, फिर हम इसको डिप्लॉय करेंगे। फाइन, तो हम डिप्लॉयमेंट करने से पहले अपने ही कंप्यूटर, ये सर्वर आपके कंप्यूटर में चलना जरूरी है। तो जब आपके कंप्यूटर में वो कोड चला, वो कोड पूरी दुनिया के लिए आपने अवेलेबल कर दिया। इसे हम कहते हैं टनल। क्या कहते हैं, टनल। तो जब आप कोड फॉरवर्ड करते हैं तो हमें ये फायदा होता है। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे हमें फायदा हुआ कि आप इसको कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा इससे पहले हम ये टनल बनाते थे ngrok, ठीक है, तो हमारे पास ngrok के नाम की एक सर्विस थी, उससे बनाते थे। मुश्किल नहीं था, ngrok इंस्टॉल करना पड़ता। ngrok HTTP हम लिखते हैं, पोर्ट फॉरवर्ड कर देते, जो भी आपकी पोर्ट जैसे यहाँ फॉरवर्ड किए तो ngrok आपको यूआरएल जनरेट करके देता है। आपके लोकल कंप्यूटर की जो पोर्ट है उसको पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल कर देता है। इसका मतलब है पूरी दुनिया के लोग मेरे इस कंप्यूटर पे कनेक्ट हो सकते हैं, पोर्ट 8000, ठीक है। तो मेरा कंप्यूटर भी सर्वर बना हुआ है, शहजाद भाई का कंप्यूटर भी सर्वर बना हुआ है, और ये सर्विस जो आप देखें फास्ट एपीआई, उसमें इमेज है या ब्राउजर है, कोई वेबसाइट है, कुछ भी पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। तो हम टनल बना के क्या करते हैं, पूरी दुनिया के लिए सर्विस को अवेलेबल कर देते हैं। अगर आपके पास अपना डोमेन होता ना abc.com, तो वहाँ पे भी हम टनल फिर डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट भी हम कर सकते थे, पर वो बात की कहानी है। लेकिन टेम्परेरी तौर पर अगर पूरी दुनिया को आपको अपनी सर्विस दिखानी है तो आप टनल बनाते हैं। किसी ने हैंड रेस किया था? हाँ, आपके लैपटॉप पे आएंगे, करके देखें, यहाँ से देखें, रिक्वेस्ट भेजें। देखिए इसमें मैं आपको एक छोटी चीज़ बताऊँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोकल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो वो डेवलपमेंट आपके अपने कंप्यूटर में हो रही होती है। लेट से आपने कोई वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बना के अब आप उसको देखना चाह रहे हैं तो आप अपने लैपटॉप पे तो देख सकते हैं। लेकिन अगर वो वेबसाइट आपने सबके लिए अवेलेबल अपने लोकल नेटवर्क पे अवेलेबल करनी है तो क्या करते हैं आप, लोकल नेटवर्क पे आप उस IP पे आते हैं, उस पोर्ट पे आते हैं, तो क्या होता है आपको वो पेज एक्सेस हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपने नेटवर्क से बाहर किसी और को उसका एक्सेस देना है तो आप क्या करते हैं, उसको हम टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं पब्लिश करना। तो आप क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो अब देखिए पब्लिश करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका पब्लिश करने का ये है कि आप उसको क्लाउड पे रखते हैं, एक ऐसा सर्वर जो कि आपके पास सबके लिए अवेलेबल है, क्लाउड पे है, इंटरनेट पे है। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे स्पेस लेते हैं, स्पेस लेके अपना पेज जो है वहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। अब कोई भी उस पेज को हिट करता है, उस URL को हिट करता है तो उसके सामने वो पेज ओपन हो जाता है। ये तो है एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप क्लाउड पे डिप्लॉय नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि वो वेबसाइट या वो एप्लीकेशन, पहले हम यूज़ करते थे वेबसाइट, अब हम यूज़ करते हैं नाम ऐप्स का। तो अब जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो बेसिकली आपकी ऐप्स ही होती हैं। तो अब जो भी ऐप आप पब्लिश करना चाह रहे हैं, आप वो टेम्परेरी देखना चाह रहे हैं कि क्या ये चल रही है या किसी और के पास चल रही है, तो वो पब्लिश करने वाला काम हम जो है ना वो टाइम नहीं यूज़
हम लोग वेस्ट नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को ही पब्लिश कर देते हैं ओवर द इंटरनेट। उसमें क्या होता है कि आपके पास एक टनल बन जाती है। वो टनल क्या बनती है कि आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है वो पब्लिक नेटवर्क से जुड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आप जो भी बाहर से एक्सेस करता है तो वो एक पर्टिकुलर टनल के थ्रू आपके कंप्यूटर तक आ जाता है और उस पेज को एक्सेस कर लेता है। इसकी आपको सिंपली मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ, आप में से किसी ने एनीडेस्क यूज किया है? एनीडेस्क में क्या हो रहा होता है? एनीडेस्क में अगर आप देखें तो एनीडेस्क में आपका कंप्यूटर एक्सेस कौन कर रहा है? कोई आपके नेटवर्क से बाहर किसी नेटवर्क पे कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस का कंप्यूटर है, आपने उसको घर से बैठ के यूज़ करना है, तो आप क्या करते हैं, एनीडेस्क में आईडी डालते हैं और उसके बाद आप उस कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं और उस कंप्यूटर को यूटिलाइज कर देते हैं। तो अब आप बताइए ना कि अब आपके पास एनीडेस्क क्या है? एक टनलिंग सर्विस है। वो क्या कर रही है कि अगर हम इसको थोड़ा सा आपको एक डायग्राम में एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास इस जगह पे मेरे पास एनीडेस्क सर्वर है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर मेरा लेट्स से एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर ए। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर बी, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर बी है, ये दो डिसिमिलर कंप्यूटर्स हैं, दो डिसिमिलर नेटवर्क्स हैं, एक यूएसए में एक पाकिस्तान में, ठीक है। अब मुझे कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को एक्सेस करना है, तो मेरे पास तो अगर देखा जाए तो कोई तरीका नहीं जिस तरीके से मैं इसको एक्सेस कर सकूँ। सिर्फ एक तरीका है, वो ये कि मैं कंप्यूटर बी पे एक स्टैटिक आईपी लूँ, एक स्टैटिक आईपी लूँ और उस स्टैटिक आईपी पे मैं क्या करूँ, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दूँ इस कंप्यूटर पे। तो फिर जिसको मैं वो स्टैटिक आईपी और पोर्ट बताऊंगा तो वो क्या करेगा, क्लाउड के थ्रू मेरे कंप्यूटर पे आ जाएगा। लेकिन लेट्स से मेरे पास स्टैटिक आईपी नहीं है, तो क्या होगा, जब भी मैं कंप्यूटर ऑन करूँगा, रीस्टार्ट करूँगा, मेरी आईपी चेंज हो जाएगी। तो मुझे क्या हर दफ़ा बताना पड़ेगा। तो उसका हल क्या हुआ कि कुछ कंपनी थी इससे पहले, जैसे एनीडेस्क से पहले भी एक चीज़ थी, किसी को याद हो जिन्होंने स्टार्ट किया था, किसी को याद है? टीमवीवर। बेसिकली टीमवीवर पहले टीमवीवर आया, उसके बाद एनीडेस्क आया। तो अब देखिए होता क्या है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर एनीडेस्क इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, एनीडेस्क का क्लाइंट इंस्टॉल हो जाता है आपके पास, आपके कंप्यूटर में एनीडेस्क का क्लाइंट इंस्टॉल हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि जब आपने अपने कंप्यूटर में एनीडेस्क का क्लाइंट इंस्टॉल किया तो उन्होंने आपको एक आईडी दे दी कि ये आपके कंप्यूटर की आईडी है, आप जिसको भी देंगे उसके पास आपके कंप्यूटर का एक्सेस वो कर सकेगा। तो जैसे ही आपने क्लाइंट इंस्टॉल किया तो एनीडेस्क सर्वर के ऊपर आपके कंप्यूटर की यहाँ पे एक एंट्री आई, जिसके अंदर क्या हुआ कि आपके कंप्यूटर की तमाम डिटेल्स यहाँ पे आ गई। इसी तरह जब आपका कंप्यूटर बी जो था, जब उसने एनीडेस्क इंस्टॉल किया उसके बाद क्या हुआ, एनीडेस्क के सर्वर के ऊपर आपके पास यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई। अब एनीडेस्क सर्वर के पास कंप्यूटर ए की डिटेल भी मौजूद है, बी की डिटेल भी मौजूद है। उसको ये पता है कि कंप्यूटर ए के साथ कैसे टनल क्रिएट करनी है और उसको ये पता है कि कंप्यूटर बी के साथ कैसे टनल क्रिएट करनी है। तो जब कंप्यूटर ए को एक्सेस करना है कंप्यूटर बी का, तो ये बीच में जो एनीडेस्क का सर्वर बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन करवा रहा है ओवर अ सिक्योर टनल, ठीक है। इस तरह क्या हुआ कि आपका कंप्यूटर ए भी पब्लिश हो गया, कंप्यूटर बी भी पब्लिश हो गया, और एनीडेस्क का जो सर्वर है बेसिकली क्या कर रहा है, इस तमाम कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहा है सीमलेसली। बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है आपको नहीं पता। एक सिंपल सी आपको इसकी लॉजिक देता हूँ, क्या करता है, इसके अंदर बेसिकली क्या करता है, जैसे ही ये कंप्यूटर अप होता है तो उस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस उस वक्त मिला होता है वो अपडेट कर देता है यहाँ पे। इसी तरह जब कंप्यूटर बी अप होता है तो एनीडेस्क का जो क्लाइंट यहाँ चल रहा है वो क्या कर रहा है, इसकी जो करंट आईपी है वो यहाँ अपडेट कर देता है। पोर्ट ऑलरेडी उसको पता है कि पोर्ट्स कौन सी हैं, तो जब भी कंप्यूटर ए एक्सेस बी को करेगा तो इसको पता होगा एनीडेस्क के सर्वर को कि कंप्यूटर बी का इस वक्त आईपी क्या है, तो वो उस आईपी में कम्युनिकेट कर देगा। नेक्स्ट टाइम अगर आईपी चेंज हो गया तो अगेन क्या हुआ, जैसे ही कंप्यूटर बी ऑन हुआ उसने अपना उसके अंदर जो एनीडेस्क का क्लाइंट था उसने अपना लेटेस्ट आईपी बता दिया एनीडेस्क के सर्वर को। तो इसी तरीके से बेसिकली जब हम टनलिंग कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, टनलिंग के अंदर क्या होता है कि एक छोटा सा एक क्लाइंट का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, जो कि क्या कर रहा होता है कि आपके कंप्यूटर की आईपी प्लस जो पोर्ट्स वगैरह होती हैं उन तमाम डिटेल जो है वो आपकी पब्लिश कर देता है, जिसके थ्रू क्या होता है आपके कंप्यूटर को एक्सेसिबल हो जाता है। तो यहाँ भी आपके पास क्या हो रहा है बेसिकली
कि जो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास तो ये सॉफ्टवेयर चल रहा है हमारे कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन हमें एक URL मिल गया। उस URL के थ्रू क्या है, हम किसी भी कंप्यूटर जो कि ओवर द इंटरनेट मौजूद है, हम उसके अंदर ये URL लिख के और इस कंप्यूटर जो मेरा लैपटॉप है इस तक एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि मेरे कंप्यूटर की जो IP एड्रेस था, उसके अलावा जो बाकी डिटेल्स थी वो मेरी कहीं जाके रजिस्टर हो गई। और फिर जब कोई बाहर से एक्सेस कर रहा है तो इस URL के ऊपर जब जाता है तो वहाँ पे मेरी कंप्यूटर की सारी डिटेल मौजूद है, तो वो एक सिक्योर टनल बन के वो मेरे कंप्यूटर तक आता है और जो भी सर्विस मैंने पब्लिश की होती है वो उसको एक्सेस कर लेता है। ठीक है, तो फास्ट API बेसिकली हमने ये देखा था कि फास्ट API बेसिकली क्या है, हमें API बनाने का बेसिकली